नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपके बेहतर भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कंटेंट शेखावाटी मिशन का जो मॉडल पेपर जारी हुआ है उसको हल करने वाले हैं। विषय आप देख रहे हैं कक्षा 12th होगी। आपका समय परीक्षा में 3.25 घंटे होगा। पूर्णांक आपका 80 होगा। कुछ आपके लिए निर्देश होंगे। इस तरीके से ये आपके लिए निर्देश होंगे। हम आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए चलते हैं सीधे प्रश्नों की ओर। और आपको भी साथ साथ अपना मूल्यांकन करना है, टेस्ट लगाना है कि इनमें से ये परीक्षा में अगर आपके सामने पेपर हो तो आप इनमें से कितने सही कर पा रहे हैं, ये आपको नोट करते चलना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपके कितने सही हुए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक कौन थे? महानिदेशक थे कनिघम। किस सातवाहन शासक ने स्वयं को अनुष्ठान ब्राह्मण और क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया था? तो वो कौन से थे? वो थे गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब सातकर्णी से संबंधित 2 प्रश्न बनते हैं कि वो कौन से शासक थे जिनकी माताजी का नाम उनके नाम से पहले आता है। भारत का सबसे प्रभावशाली सूफी सिलसिला कौन सा माना जाता है? तो ये चिश्ती सिलसिला सबसे प्रभावशाली सूफी सिलसिला माना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो ये हरिसेन मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है अपने ये। हम्पी के भग्नावशेषों की खोज का श्रेय किस विद्वान को जाता है, किस इतिहासकार को जाता है? तो ये श्रेय जाता है, वो जाता है कालीन मैकेंजी को। अमुक्तमाल्य नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये कृष्णदेव राय के द्वारा। मुगल कालीन कृषि इतिहास के बारे में जानकारी देने वाला प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? आईने अकबरी। इसके रचयिता कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। किस शासक ने तीर्थ यात्रा पे जो टैक्स था जो 1563 में और जजिया कर जो 1564 में समाप्त किया? साल भी आपको याद हो रही है। तीर्थ कर 63 में और जजिया कर 1564 में। अकबर ने समाप्त किए थे ये टैक्स 1857 के विद्रोह, 1857 की क्रांति, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा कब की? तो वो थी 16 अगस्त 1946 को। संविधान सभा की चर्चाओं के मुद्रित रिकॉर्ड कितने खंडों में प्रकाशित हुए? 11 खंडों में प्रकाशित हुए थे। अंग्रेज तो चले गए लेकिन जाते जाते शरारत का बीज बो गए। संविधान सभा में ये ऐतिहासिक कथन किसने कहा था? तो ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। राज्यों के एकीकरण या राजाओं के एकीकरण या रियासतों के एकीकरण, जो कि 565 रियासत थी उस समय जब देश आज़ाद हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका और प्रयासों के कारण 565 रियासतें भारत में एक होने का प्रयास किया। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति में सम्राट अशोक धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र रख नामक एक विशेष अधिकारी था, उसकी नियुक्ति की गई थी। धम्म महामात्र शरिया मुसलमान संप्रदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। शरिया कानून है वो मुसलमान संप्रदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर विलियम जोन्स के द्वारा। कब की गई? 1784 में कोलकाता में। कांग्रेस का 1929 का लाहौर अधिवेशन वार्षिक अधिवेशन था। लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इसमें किस प्रकार का प्रस्ताव पारित किया गया था? पूर्ण स्वाधीनता का। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। सिंधु सभ्यता के किस पुरातात्विक जो स्थल है का शाब्दिक नाम मृतकों का टीला था?
तो मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला के शाब्दिक नाम से जाना जाता था। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार कब और किसके नेतृत्व में किया गया? तो साल थी 1919। B.S. सुधांकर। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शासक ने करवाया? तो ये शासक थे शक वंश के शासक रुद्रदामन। बनियर द्वारा मुगलकालीन शहरों का नाम दिया गया था शिविरनगर। चोल शासकों द्वारा निर्मित 2 मंदिरों के नाम कौन से हैं? तो गंगकोड चोलपुरम और चिदम्बरम। राक्षसी तागड़ी या तालीकोट का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये राक्षसी तागड़ी या कहें कि तालीकोट एक ही युद्ध का नाम है। ये 1565 में विजयनगर शासक सदाशिव राय और प्रधानमंत्री राम राय बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदाबाद तीनों की संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया था। तो बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया युद्ध कौन सा था? तालीकोट 3 के बीच। इस युद्ध में विजयनगर की पराजय के बाद विजेता सेनाओं ने विजयनगर को जमकर लूटा था। ईरान से मुगल दरबार में आने वाले 2 प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम क्या थे? तो मीर सैयद अली और अब्दुल समद। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई कब और कैसे प्राप्त हुआ? तो ब्रिटेन को बंबई पुर्तगाल से दहेज में मिला, जिसे राज परिवार ने 1661 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पे दे दिया। किस अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम 1909 का दूसरा नाम है वो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 है। इसमें क्या किया गया था? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया था। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। संविधान सभा में सहयोग करने वाले 2 प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों के नाम कौन से हैं? तो एक तो B.N. राव जो कि संवैधानिक सलाहकार थे उस समय, और S.N. मुखर्जी जो कि मुख्य योजनाकार थे उस समय। किस आदिवासी नेता ने संविधान सभा में आदिवासियों को पृथक निर्वाचिका, आदिवासियों के लिए भी एक पृथक निर्वाचिका होनी चाहिए का अधिकार दिए जाने की बात किसने की थी? तो जयपाल सिंह मुंडा ने। मुंडा जनजाति। खंड ब होगा और खंड ब में इस प्रकार से अपने प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक वाला होगा। पृथवंशिका और मातृवंशिका में स्पष्ट कीजिए क्या अंतर होता है इनके बीच? तो पृथवंशिका सामाजिक परंपरा में वंश परंपरागत पिता से जो पुत्र और पुत्र से पौत्र और पौत्र से परपौत्र आदि से चलती है और वे ही संपत्ति की उत्तराधिकारी बनते हैं। मातृवंशिका परंपरा जो होती है उसमें वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है, माता से जुड़ी होती है और किसी व्यक्ति को सामाजिक पहचान और मान्यता उसके मातृवंश से होती है। सांची के स्तूपों को संरक्षण देने में भोपाल के शासकों की भूमिका का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम तथा उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान दिया। सुल्तान जहां बेगम ने वहां एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनवाने के लिए अनुदान दिया। बौद्ध धर्म से जुड़े निम्नलिखित स्थानों का महत्व है वो स्पष्ट करना है। तो कपिल वस्तु, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर, कुशीनारा नहीं कुशीनगर। तो कपिल वस्तु का जो महत्व है वो है गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित, जो कि 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिल वस्तु में। बोध गया, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। सारनाथ, प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन या प्रथम जो उपदेश था वो महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। कुशीनगर, इनको निवारण प्राप्त हुआ था जो कि 583 ईस्वी पूर्व, ईसा से 483 ईस्वी पहले। जैन धर्म की
पंच जो महाव्रत है व्यवस्था उसको स्पष्ट करना है। पंच महाव्रत जैन धर्म में कौन से हैं? तो पंच महाव्रत जैन धर्म में 5 मूलभूत सिद्धांत हैं जिनका नाम पंच महाव्रत रखा गया है। जैसे सत्य, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य का मतलब है सदैव सत्य बोलो। अहिंसा का मतलब है जीव मात्र के प्रति हिंसा नहीं करना, मन कर्म वचन से किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना। अस्त्य का मतलब है चोरी न करना। अपरिग्रह का मतलब है धन का संचय न करना। ब्रह्मचर्य का मतलब है इंद्रिय निग्रह करना, इंद्रियों पे नियंत्रण करना। इब्न तूता जो कि एक विदेशी इतिहासकार थे, ने डाक प्रणाली का वर्णन किस प्रकार से किया कि भारत की जो डाक प्रणाली थी वो किस तरीके की उन्होंने बताई है इब्न तूता ने। तो इब्न तूता ने अपने ग्रंथ रिहाला में भारतीय डाक व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया है। इब्न तूता डाक व्यवस्था की द्रुतगामी व्यवस्था से काफ़ी प्रभावित थे। इब्न तूता ने लिखा है कि 2 प्रकार की डाक प्रणाली अस्तित्व में थी। अश्व डाक यानी जो घोड़ों के द्वारा लाई जाती थी, उल्लूक और पैदल डाक व्यवस्था का भी दावा किया गया है इसमें। भारतीय वर्ण व्यवस्था के संबंध में अलबरूनी के एक विचार थे, वो कैसे थे? तो भारतीय वर्ण व्यवस्था यानी भारतीय वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार के वर्ण माने गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो अलबरूनी के अनुसार भारतीय समाज 4 वर्णों में बांटा हुआ था। जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने के बावजूद अलबरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार कर दिया। अलबरूनी के अनुसार जाति व्यवस्था में सम्मिलित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन में अमर नायक प्रणाली का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख राजनीतिक खोज थी। अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। अमर नायक अपने क्षेत्र से भू राजस्व और अन्य कर वसूलते थे और राय को सैनिक सहायता उपलब्ध करवाते थे। महानवमी अनुष्ठान पर नायक एवं अधीनस्थ शासक राय के लिए निश्चित कर एवं उपहार भेंट करने स्वयं उपस्थित होकर अपनी निष्ठा प्रकट करते थे। राय कभी कभी नायकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर उन पर अपना नियंत्रण भी दर्शाते थे। आईने अकबरी पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। आईने अकबरी क्या था, किसके द्वारा लिखी गई और इसमें कौन सी बातें लिखी गई? तो मुगल सम्राट अकबर के दरबारी इतिहासकार थे अबुल फजल, इनके द्वारा अबुल फजल के द्वारा 5 खंडों में रचना की गई, उसका नाम था आईने अकबरी। आईने अकबरी में 5 खंड हैं और अकबर के शासनकाल के बारे में जानकारी इसमें प्राप्त होती है। सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है कि अकबर के शासनकाल के बारे में अगर हमें जानना है तो आईने अकबरी के बारे में, अकबरी में हम सब कुछ जान सकते हैं। इस ग्रंथ में मुगल दरबार, प्रशासन, सेना का संगठन कैसा था, मुगल दरबार किस प्रकार से चलता था, प्रशासन कौन से प्रकार का था, राजस्व व्यवस्था कैसी थी, अकबरकालीन भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक रिवाज का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ से सम्राट अकबर के शासनकाल की समस्त प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार का अर्थ बताइए। तो मनसबदारी व्यवस्था क्या थी मुगल काल में, जात और सवार क्या थे इसमें? तो मनसबदारी व्यवस्था 2 तरह के संख्या विषयक ओहदे होते थे। जात और सवार यानी ये एक प्रकार का ओहदा होता था, एक प्रकार का पद होता था। जात में जातशाही पदानुक्रम में मनसबदार के पद और वेतन का सूचक होता था। सवार में सवार ये सूचित करता था कि मनसबदार को शाही सेवा में कितने घुड़सवार रखना अपेक्षित है। अकबर की सुलह कुल की नीति क्या है? तो अकबर की सुलह कुल की जो नीति है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट और बड़ी ही नैतिक भी है। सुलह कुल की नीति सम्राट अकबर द्वारा अपनाया गया राजकीय सिद्धांत या राजनीतिक सिद्धांत कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत अकबर ने उदार धार्मिक नीति को अपनाते हुए अपने राज्य के विभिन्न धर्मों और संप्रदायों में एकता, समन्वय और धार्मिक सहिष्णुता स्थापित की। अबुल फजल ने सुलह कुल के आदर्शों को प्रबुद्ध शासन की
आधारशिला बताया। सुलह कुल के आदर्शों को राज्य नीतियों द्वारा लागू कर अकबर ने मुगल साम्राज्य को स्थायित्व और दृढ़ता प्रदान की। दाहिन एक कोह के बारे में आप क्या समझते हैं? तो सन 1832 में अंग्रेजों ने राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में जमीन के एक बड़े क्षेत्र को संथालों के लिए सीमांकित कर दिया, जिसे संथालों की भूमि घोषित किया। इस क्षेत्र में संथालों को स्थायी कृषि करनी थी। इस स्तम्भदारी बंदोबस्त पर संक्षिप्त लेख लिखिए। तो स्तम्भदारी बंदोबस्त को स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। इस व्यवस्था को 1793 में बंगाल प्रांत में लागू किया। स्तम्भदारी बंदोबस्त बंगाल के जमींदारों और कंपनी के बीच एक वसूलन की एक स्थायी व्यवस्था थी, जिसमें राजस्व की दर निश्चित होती थी। इस बंदोबस्त में जमींदार गांव में भूस्वामी नहीं बल्कि राजस्व संग्राहक होते थे। सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय है? तो सांप्रदायिकता धर्म के आधार पर अपने धर्म को श्रेष्ठ बताकर दूसरे धर्मों को कमतर आंक कर जो विवाद किए जाते हैं, झगड़े किए जाते हैं, उन्हें धार्मिक विवाद या सांप्रदायिकता कहा जाता है। सांप्रदायिकता उस राजनीति को कहते हैं जो धार्मिक समुदायों के बीच विरोध और झगड़े पैदा करती है। ऐसी राजनीति धार्मिक पहचान को बुनियादी व अटल मानती है। ये धार्मिक समुदाय की एकता पर जोर देती है तथा उस समुदाय को किसी न किसी अन्य समुदाय से लड़ने के लिए प्रेरित करती है। खंड स होगा और खंड स में प्रत्येक प्रश्न होगा, अंक भार 3 का होगा। सम्राट अशोक की धम्य नीति को समझाइए। तो ऊपर हमने देखा सम्राट अशोक की धम्य नीति को संत कबीर और गुरु नानक नानक मध्यकालीन भक्ति परंपरा के प्रमुख संत थे, जो कि निर्गुण भक्ति के समर्थक थे। और इन्होंने जात पात, छुआछूत, इन सब सामाजिक बुराइयों पे प्रहार किया और शिक्षा का संचार किया। सहायक संधि प्रथा, जो कि अंग्रेज राजाओं से करते थे, सहायक संधि पर वो प्रथा थी। कोलकाता नगर नियोजन में लॉटरी कमेटी के कार्यों की वर्तमान संदर्भ में क्या प्रासंगिकता है? तो कलकत्ता में जो कोलकाता नगर नियोजन की जो लॉटरी कमेटी के कार्य थे, वो वर्तमान में जैसे नगर निगम करती है अपने कार्यों को संचालन करने के लिए जो राजस्व और टैक्स वसूल करती है, वैसे ही ये जो कमेटी है लॉटरी कमेटी, वो भी उस समय वैसे ही कार्य करती थी। खंड द होगा और खंड द में आपके निबंधात्मक प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा में है कि मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है। संबंधित पाठ में इसमें हम निबंधात्मक प्रश्नों में जब देखें तो जो नगर नियोजन है मोहनजोदड़ो का, उसमें किस तरीके से बड़े बड़े स्नानागार थे, किस तरह की उनकी व्यवस्था थी, किस प्रकार के पक्के थे, कच्ची व्यवस्था थी, उसको हमने इस PDF में पढ़ा है। महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरीके से बदल दिया था? तो महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को एक जन आंदोलन में बदल दिया था। ये तो हमने देखा कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत पहुंचते हैं। 9 जनवरी और 1915 को भारत आते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी ने पूरे भारत का दौरा किया और भारत को समझने का पूरा प्रयास किया कि भारतीय जनता आखिर में क्या चाहती है, किस तरीके की कंडीशन है और किस तरीके से लोगों को जोड़ा जाए। तो सबसे पहले चंपारण, फिर खेड़ा, फिर अहमदाबाद, इन सब आंदोलनों को, इन सब सत्याग्रहों के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन और फिर भारत छोड़ो आंदोलन करते हुए, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन करते हुए, जो कि भारत का अंतिम स्वतंत्रता आंदोलन था, और करो या मरो का नारा देते हुए गांधी जी ने पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया था। मानचित्र कार्य में दांडी, जो कि गुजरात में, हम्पी कर्नाटक, कालीबंगा राजस्थान, हनुमानगढ़ पाटलिपुत्र बिहार, झांसी मध्य प्रदेश, बारदोली गुजरात में, नोआखली और कोलकाता पश्चिमी बंगाल, अमृतसर पंजाब, धोलावीरा गुजरात। इस तरीके से ये अति महत्वपूर्ण मॉडल पेपर आप तक पहुंचाने का मेरा प्रयास रहा कि
कैसे भी करके एग्ज़ाम नज़दीक है और आपके बेहतर भविष्य के लिए आप बेहतर तरीके से तैयारी करके 80 में से 80 लाने का प्रयास करें। अपना और अपने पेरेंट्स के सपनों को साकार करें। ये इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी और कंटेंट के साथ। तब तक थैंक्स।